नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत प्रश्नों को लगा रहे थे, उसमें से 27 नंबर का जो प्रश्न है वह है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। यह कथन है लीकाक का, गिलक्राइस्ट का, गार्नर का, लास्की का। तो राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन है किसका? गार्नर का। अगला, किसकी उक्ति है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? किसकी उक्ति है? लास्की की, गार्नर की, शेबाइन की या माउंटबेटन की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गार्नर की। राजनीति शास्त्र का आदि और अंत किस राज्य है? गार्नर की। यानी किसने कहा? गार्नर ने अपनी एक राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड्स विद द स्टेट। अतः राजनीति शास्त्र के अध्ययन का विषय क्षेत्र मात्र क्या है? राज्य। अब इसी के साथ अगला प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर यह है। किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ है? अभी अभी आपने इसका उत्तर अभी देखा, गार्नर। अगला प्रश्न, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत? तो ये इसका ऑप्शन है एक, गार्नर। अगला प्रश्न, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्रारंभ अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा? गार्नर ने। अगला प्रश्न प्रश्न 32 आप देख सकते हैं यहाँ पे, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, यह कथन किसका है? गार्नर का। ये काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है जो पूछा गया है, मैंने आपसे पहले बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न यही है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, यह कथन किसका है? गार्नर का। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए, गार्नर, ऑप्शन बी, सीले, ऑप्शन सी, गेटिल, ऑप्शन डी, गिलक्राइस्ट। आप प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है और राजनीति विज्ञान की परिभाषा किसकी है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, गिलक्राइस्ट ने यह परिभाषा दी है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। क्या? राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। अगला 34 के बाद अब 35 नंबर क्वेश्चन यानी 35 नंबर प्रश्न आपका है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य तो एक अमूर्त कल्पना मात्र है। गिलक्राइस्ट ने इसी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की समान समस्याओं का अध्ययन करता है। पॉल जेनेट ने भी इस संदर्भ में लिखा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से है, यह किसका वक्तव्य है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, विलोबी, ऑप्शन बी, सीले, ऑप्शन सी, पॉल जेनेट, ऑप्शन डी, गार्नर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पॉल जेनेट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से है होता है। अगला प्रश्न, इसी के साथ आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं कि पॉल जेनेट ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। सीले के शब्दों में राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति
शास्त्र स्थान और ऊंचाई का करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए बेंटले, ऑप्शन बी लीकॉक, ऑप्शन सी कैटलिन, ऑप्शन डी लास्की। यानी राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। इसकी व्याख्या देखेंगे। शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र मानते हुए कैटलिन ने कहा कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है। इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी तरीकों को अपनाता है। अगला प्रश्न 37 नंबर का आप प्रश्न देखेंगे, जिसमें बताया गया है नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक जर्मन शब्द है, एक फ्रेंच शब्द है, एक लैटिन शब्द है या एक ग्रीक शब्द है? प्रश्न दोबारा सुने। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक जर्मन शब्द है, यह एक फ्रेंच शब्द है, यह एक लैटिन शब्द है, यह एक ग्रीक शब्द है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह एक लैटिन शब्द है। अगला प्रश्न, व्याख्या हम देखेंगे इसकी। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक लैटिन शब्द है। यानी जो नागरिक शास्त्र के शब्द सिविक और सिविटास कौन से शब्द हैं? लैटिन शब्द हैं। शब्द सिविक अर्थात नागरिक एवं सिविटास से अभिप्राय नगर राज्य, दोनों शब्दों के सहयोग से सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा 38 नंबर प्रश्न है, इसे हम देखेंगे। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, नागरिक शास्त्र का अध्ययन का मुख्य विषय नागरिकता है। नागरिक शास्त्र नागरिकता, नागरिक जीवन एवं नागरिक संस्थाओं का अध्ययन है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः नागरिकता का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या स्वरूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और उसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन आप देखिए, गेटेल, मैक आइवर, सर अर्नेस्ट बेन सिडविक। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। आप प्रश्न दोबारा सुनिए। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गेटेल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और उसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। आप व्याख्या देख सकते हैं। गेटेल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका स्वरूप क्या है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। इस प्रकार गेटेल के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य के राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्यों, राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। किसका कथन है? राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। यह किसका कथन है? तो इसका सही ऑप्शन है डेविड ईस्टन ने। हम इसकी व्याख्या देखेंगे कि अमेरिकी राजनीतिक विचारक डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान से ऊपर उठाकर अनुप्रयुक्त विज्ञान का रूप देने की मांग की और वैज्ञानिक अनुसंधान को समकालीन समाज की विकट समस्याओं में
लगाने पर बल दिया। इसी संदर्भ में ईस्टर्न ने कहा कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। अगला प्रश्न, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं सुकरात, अरस्तु, चाणक्य या कार्ल मार्क्स। तो राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु। अगला, आप इसकी व्याख्या दे सकते हैं। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा, जिसका अर्थ राजनीति होता है। अरस्तु ने कई देशों के संविधानों को तुलनात्मक अध्ययन किया तथा राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर साइंस की संज्ञा दी। अतः राजनीति शास्त्र का जनक होने का श्रेय अरस्तु को ही प्राप्त है। अरस्तु को वरीयता देता है राजतंत्रवादी, पॉलिटी की लोकतंत्र की अल्पतंत्रवादी। अरस्तु डैश को वरीयता देता है, यानी किसको वरीयता देता है? ऑप्शन ए राजतंत्रवादी को, कि पॉलिटी को, कि लोकतंत्र को, कि अल्पतंत्रवादी को। तो इसका सही ऑप्शन है, आप देख रहे हैं, ऑप्शन बी पॉलिटी। अरस्तु पॉलिटी को वरीयता देता है। इसमें 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न 43, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो प्रथम राजनीति विज्ञान के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अरस्तु। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अरस्तु। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। ये अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? प्लेटो ने, मार्क्स ने, हेगेल ने कि अरस्तु ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया स्वतंत्र विज्ञान के रूप में? डी अरस्तु ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? प्लेटो, अरस्तु, पॉल जेनेट या लास्की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गार्नर को, बी ग्रीन को, सी अरस्तु को या डी प्लेटो को? तो राजनीति शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? अभी आप इसके पहले वाले प्रश्नों में आपने उसकी व्याख्या भी देखी, प्रश्नों को भी हल किया, तो इसका सही ऑप्शन होगा अरस्तु। अगला प्रश्न, आप देखेंगे यहाँ पर, किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन बी सीले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? सीले। हम परिभाषा देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। राजनीतिक वैज्ञानिक सीले के अनुसार निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार का विचार लियोन डिग्विट तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हॉल द्वारा भी व्यक्त किया गया है। यानी सीले, हॉल और डिग्विट ने कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। इनके अनुसार क्षेत्र या निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। वर्तमान समय में राज्य के निम्नलिखित अनिवार्य तत्व माने जाते हैं, जैसे पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित प्रदेश या इसी को निश्चित भूभाग भी कहते हैं, और तीसरा सरकार, और चौथा संप्रभुता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित विभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? अभी अभी आपने इसी प्रश्न को हल किया, सीले। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी सीले या ऑप्शन डी विलोबी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सीले, कि बिना भूभाग के राज्य का अस्तित्व
रह सकता है। निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा भूभाग को राज का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? प्लेटो, लॉक, माओ त्से तुंग या सीले? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सीले। निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो अभी आपने इसका पढ़ा, जॉन सीले। अगला प्रश्न हम देखेंगे इसी साथ। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता? हॉल, स्पेंसर, मैकाइवर या डुग्बी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन, अब इसमें आप देखेंगे स्टार लगा हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि इसमें एक से अधिक उत्तर हैं। तो 4 प्रमुख आवश्यक तंत्र जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग और प्रभुसत्ता है, लेकिन कुछ विद्वान जैसे सीले, डुग्बी, यहाँ पर डुग्बी भी दिया गया हुआ है और आपका हाल भी दिया गया है, इन दोनों ने ही क्या कहा है? भूमि को राज का आवश्यक तत्व नहीं माना, इसलिए इस पर स्टार लगा हुआ है। तो आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने निश्चित भूभाग नहीं माना है राज्य का आवश्यक। तो डुग्बी, इन्हीं को हम डिग्विड भी कहते हैं, सीले और हाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो अभी आपने इसके पीछे पढ़ा कि सुकरात ने नहीं माना, कि प्लेटो, की अरस्तु, की विलोबी, कि निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? तो इसका ऑप्शन डी है, विलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना। अगला प्रश्न, विलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन नहीं किया है। अगला प्रश्न, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है, यह कथन किसका है? हीगल का है, गार्नर का है, जोड़ का है या बोसांके का है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीगल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिकता यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदर्थ है, यह कथन है आपका हीगल का। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि हीगल व्यक्ति और राज्य के संबंधों को लेकर उदारवादियों के विपरीत यह मानता है कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। बेंथम ने कहा, जे.एस. मिल ने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा या हीगल ने कहा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, ये हीगल का कथन है। हीगल एक जर्मन दार्शनिक था, इसे आदर्शवाद का प्रमुख उन्नायक माना जाता था। आदर्शवाद के अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं और सामाजिक संस्थाएं विचार तत्व की अभिव्यक्ति है। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इनके अनुसार राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है, यह ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। तो यह कथन किसका है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, हीगल का कथन है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पर जो कि आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, यह किसने कहा है? अभी आपने इसके पीछे इसी तरह का प्रश्न हल किया, हीगल का। अगला, हीगल ने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ राइट में राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप कहा। हीगल के अनुसार राज्य चेतना की साकार प्रतिमा है, इसलिए राज्य का कानून वस्तुपरक चेतना का मूर्त रूप है। अतः जो
कोई कानून का पालन करता है वह स्वतंत्र है। इस प्रकार हीगल ने निरंकुश राज का समर्थन करते हुए व्यक्ति को विरोध का अधिकार नहीं दिया। मुसोलिनी हीगल के इसी विचार से प्रभावित थे, इसलिए हीगल को फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। अर्थात फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है? हीगल को कहा जाता है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका हीगल का। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यह कथन है हीगल का। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? ऑप्शन सी, हीगल ने कहा। इसी तरह अभी अगला क्वेश्चन भी है, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यानी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? यह कथन किस विचारक का है? तो आप जानते हैं इसका आंसर होगा हीगल। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज को सीमेंट कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देखिए। ऑप्शन ए आशीर्वादम ने, ऑप्शन बी गिलक्रिस्ट ने, ऑप्शन सी गेटेल ने, ऑप्शन डी गार्नर ने। तो वह कौन सा विद्वान है जिसने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आशीर्वादन ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। इसी के साथ अगला प्रश्न हम देखेंगे 61 और इसकी व्याख्या भी हम देखेंगे। आशीर्वादम ने समाज को ईंट तथा राज को सीमेंट कहा है। डॉक्टर आशीर्वादम ने अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान में राज का स्वरूप अध्याय में राज्य और समाज के मध्य संबंधों पर विस्तृत चर्चा किया है। इसमें टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा है कि ईंटों की दीवार में ईंटें यदि समाज है तो उनके बीच लगी सीमेंट राज, जो ईंटों को अपनी जगह पर बनाए रखती है ताकि दीवार ज्यों की त्यों कायम रहे। इसी प्रकार राज एवं समाज के मध्य संबंधों पर बारकर ने लिखा है कि समाज द्वारा कायम रखा जा सकता है और यदि समाज इस प्रकार कायम न रखा जाए तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ये कथन किसका है कि समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है? आशीर्वादम का है। अगला प्रश्न, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्गत हो। यह परिभाषा किसने दी है? गार्नर ने, सीले ने, रॉबर्ट डहेल ने या गेटिल ने? तो इसका सही ऑप्शन है रॉबर्ट डहेल ने परिभाषा दी है। कौन सी? मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में राजनीतिक शासन अथवा सत्ता अंतर्गत हो। यह परिभाषा है रॉबर्ट डहेल की। अगला प्रश्न, औचित्यपूर्ण शक्ति है प्रभाव। ऑप्शन ए प्रभाव, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी धन या ऑप्शन डी सत्ता। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन डी सत्ता। औचित्यपूर्ण शक्ति क्या है? सत्ता। सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। सत्ता के निर्णयों का लोग स्वभावतः पालन करते हैं क्योंकि इसका आधार वैधता है। सत्ता किसी ऐसे शक्ति अथवा व्यक्ति की हो सकती है जिसमें बुद्धिमत्ता, योग्यता और विवेकशीलता के गुण हों। अगला प्रश्न, मैकियावेली के अनुसार ऑप्शन ए व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी है। व्यक्ति प्रकृति रूप सामाजिक है, प्राकृतिक रूप से सामाजिक है। ऑप्शन सी व्यक्ति अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी है। हाब्स की भांति मैकियावेली ने भी अपनी प्रसिद्ध कृति प्रिंस में मनुष्य के बुरे स्वभाव का चित्रण किया है। मैकियावेली की धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी होते हैं। यदि वह अच्छे बनते हैं तो उसका प्रमुख कारण भय है। द प्रिंस में मैकियावेली लिखता है कि लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरन स्वभाव से ही दुराचारी
होते हैं वे आवश्यकता पड़ने पर ही सच्चरित दिखाई देते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न 63 के बाद 64 नंबर। निम्न में से प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण ऑप्शन ए। राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है ऑप्शन सी। ऐतिहासिक विधि या ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सभी, यानी अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया। कौन सा ऐसा विचार? तो ये सभी विचार हैं, जैसे नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, ऐतिहासिक विधि और ऑप्शन डी सभी। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। अरस्तु और मैकियावेली दोनों ही अनुभववादी, तुलनात्मक तथा यथार्थवादी चिंतक माने जाते हैं। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण करके अरस्तु राजनीति विज्ञान के जन्मदाता हो गए और मैकियावेली अपने युग का शिशु से सुशोभित हुए। अरस्तु की भांति मैकियावेली ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना। ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हुए मैकियावेली ने मनुष्य के मनोविज्ञान का परीक्षण कर राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? रूसो, मार्क्स, मैकियावेली या महात्मा गांधी? राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? तो सही ऑप्शन होगा आपके पास मैकियावेली। अभी आपने ऊपर पढ़ा। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? शक्ति की अवधारणा मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, लासवेल या बेकर? तो ऑप्शन ए मैकियावेली ने। आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया। मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूल आधार माना। मैकियावेली ने राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए इसे शक्ति के उपार्जन, परिरक्षण और प्रसार की कला के रूप में स्थापित किया। मैकियावेली के अनुसार प्रेम और भय ये दो शक्तियां मनुष्य को वश में कर सकती हैं, किंतु राजा के लिए भय का सहारा लेना अधिक श्रेष्ठ है। शक्ति भय की जननी है और भय प्रेम की अपेक्षा अधिक अनुशासन रखने में समर्थ है। अगला प्रश्न, किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? लासवेल, मैक्स वेबर, हार्टमैन या रॉबर्ट डहेल? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी रॉबर्ट डहेल। अगला, रॉबर्ट डहेल का मानना था कि शक्ति प्रभाव का ही एक रूप है जिसका पालन करने पर लाभ और ना पालन करने पर हानि उठानी पड़ती है। तो आपने ये प्रश्न देखा। अब इसी के साथ अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या हॉब्स? तो इसका सही आंसर होगा क्या? मैकियावेली। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया है। इससे पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने राज्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए नगर राज्य का प्रयोग किया। राज्य शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टेटो से हुई है। अगला प्रश्न, राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया है? मैकियावेली, टी.एच. ग्रीन, प्लेटो या रूसो? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मैकियावेली। अगला, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, द प्रिंस या सभी? तो सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है। इसी के साथ आपके 70 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।